और आइए बात करते हैं कि कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि काल विभाजन के आधार कौन कौन से होते हैं, और इसी कड़ी में हम लोगों ने देखा था या महसूस किया था या इस पर बातचीत की थी कि जो काल विभाजन जो कोई लेखक करता है तो उसके पास दो तीन चीजों की जरूरत होती है कि वो उसके पास एक जो है इतिहास बोध अच्छा हो, उसका समकालीन बोध अच्छा हो, और उसके पास एक आलोचनात्मक चेतना हो। अगर आलोचनात्मक चेतना है और साथ ही साथ इतिहास बोध है या उसका समकालीन बोध है तो वो साहित्य का अच्छा इतिहास लिख सकता है, अच्छे इतिहास को वो सामने रख सकता है। यही वजह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अपने लेखन के लगभग लगभग जो है 90-91 वर्ष बाद भी आज की तारीख में भी बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने लिखते समय या लिखने से पहले एक ठीक ठाक ढंग की तैयारी की थी, और उस तैयारी के आधार पर जहां तक हो सकता था एक मैक्सिमम लेवल अपने समय में उसको उन्होंने साधने की कोशिश की, उसे साइंटिफिक बनाया। और ये साइंटिफिकनेस जो है वो यहाँ से मिलती है कि जो उनके साहित्य की परिभाषा है कि उन्होंने चित्तवृत्ति पकड़ी, और चित्तवृत्ति किसकी पकड़ी, जनता की पकड़ी, और जनता की चित्तवृत्ति पकड़ करके राजनीतिक, सामाजिक और जो है धार्मिक सांप्रदायिक आधारों पर उसका विश्लेषण कर दिया। तो ये है, ये चीजें जो है लेखक करते हैं, और वो बताते भी हैं कि भाई एक से दूसरे काल को हम अलग क्यों कर रहे हैं। जैसे कि उसमें से देखिए कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की तुलना में हम देख सकते हैं कि दूसरी विधा प्रतिष्ठित होती है। भारतेंदु के पहले दूसरी विधा प्रतिष्ठित रहती है और भारतेंदु के बाद दूसरी विधा प्रतिष्ठित होती है, जिस पर अभी बबली ने जो सवाल किया था कि भारतेंदु के पहले हमारा पूरा का पूरा जो इतिहास है वो किस नाम से है, या तो आदि काल है, या उसे कहिए कि आदि काव्य, या उसे कहिए वीरगाथा काव्य, या उसे कहिए भक्ति काव्य, या उसे कहिए रीति काव्य। लेकिन आधुनिक काल जो हमारा आता है वहां से काव्य शब्द हट जाता है। काव्य शब्द जो है क्या है, किसी काल की तरफ इशारा नहीं करता। वहां पर भारतेंदु युग हो जाता है, द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल हो जाता है, भारतेंदु का समय पुनर्जागरण काल हो जाता है, उसके बाद छायावाद और प्रगतिवाद और वो। हालांकि तब भी इतिहास लिखने वालों ने कविता को ही ज्यादा तवज्जो दिया, पर उस समय में या जो काल निर्धारण किया वो कविता को केंद्र में ही रख करके भी किया कि कविता ही प्रमुख थी, लेकिन कुछ और विधाएं भी विकसित हो रही थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपन्यास का विकास हो रहा था, निबंधों का विकास हो ही रहा था, नाटकों का ठीक ठाक ढंग से विकास हो चुका था, कहानियों का 19वीं शताब्दी के बिल्कुल अंतिम समय में और 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआती साल में जो है उसका विकास होता है। फिर रिपोर्टाज है, यात्रा है, संस्मरण है, जीवनी है, बहुत सारी विधाएं हैं, वो सारी की सारी विधाएं आती हैं। अब ये निर्भर करता है लेखक पे कि जब वो काल को बांट रहा हो तो उस बटे हुए काल में यानी 1050 से 1375 के बीच में किस चीज को प्रमुखता के साथ पा रहा हो, और जहां से वो चीजें मिलनी बंद हो जाती हो और वहां से या उसके ठीक आगे से कोई नई चीज मिलनी शुरू होती हो और उसकी प्रमुखता हो जाती हो, तो इसका मतलब है कि जहां से वो नई चीज मिलनी शुरू होती है, मिलनी भी मतलब एकाध रेसा रेसा नहीं, मुकम्मल ढंग से, तो वहां से वो उसका नामकरण दूसरा कर देता है और उसके पहले वाले का नामकरण दूसरा कर देता है। आप जानते ही हैं, आप सभी लोगों ने, ज्यादातर लोग गांव से होंगे, है कि नहीं है? यस सर। जी सर। और मुझे लगता है आप लोगों ने खेत तो देखा ही होगा। हाँ सर। यस सर। जी सर। तो आपका और आपके और आपके बगल वाले के खेत का बंटवारा किससे होता है? एक मेड़ होती है सर। पेड़ से। मेल से सर। उसको डरेर भी कहते हैं ना, उसी से होता है ना। वो डरेर क्या होती है, वो साझी होती है कि आपकी होती है या आपके पटीदार की होती है? दोनों की होती है सर। वो साझी होती है। आप कह सकते हैं कि डरेर आप आपके खेत का हिस्सा है, या वो कह सकता है कि डरेर मेरे खेत का हिस्सा है। नहीं। नो सर। नो सर, नहीं सर। लेकिन नो दोनों सर। लेकिन नहीं दोनों सर। दोनों का हिस्सा है कि नहीं है वो? यस सर। है। है। आप आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बात हुई, आपने ये उदाहरण क्यों दिया? अब मैं आपको बताता हूं। साहित्य में या इतिहास में या साहित्य इतिहास में जो संक्रमण काल होता है, यानी कि एक युग जहां से अलग होता है और दूसरे युग को जन्म देता है,
यानी कि दो युग को हम जहां से अलग करते हैं, जो डेडलाइन तय करते हैं, जो नामकरण करते हैं, वो नामकरण दरअसल क्या है, उस खेत के डरेर की तरह है, मेढ़ की तरह है। और डरेर के एक तरफ एक काल है और डरेर के दूसरी तरफ दूसरा काल। दूसरा काल। डरेर के एक तरफ दूसरा काल है, डरेर के दूसरी तरफ दूसरा काल है। और डरेर क्यों कहा, डरेर इसलिए कहा, या पगडंडी या मेढ़ इसलिए कहा। अरे किसने माइक जो है अनम्यूट किया है? इको होती है, आवाज वापस आती है। तुरंत बता दीजिएगा, कोई अगर ऐसा कर रहा हो तो मैं तुरंत उसको रिमूव करूंगा। है अच्छा, नीलेश को अभी करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन जिसको वॉइस नहीं आ रही है भाई वो संक्रमण काल में। मैं ये कह रहा था, सब बुड़गोबर कर दिए सर। खैर, मैंने कहा कि मैं खेत और मेड़ से उदाहरण दे रहा था, और मैं बताना चाह रहा था कि जो इधर का खेत वाला ये नहीं कह सकता, यानी कि भक्ति वाल काल वाला कह नहीं सकता कि भाई आदि काल में। लेकिन क्या ऐसा है कि भक्ति काल की छाप आदि काल में नहीं होगी? नहीं सर। क्या आदि काल वाला कह सकता है कि हमारी छाप भक्ति काल पर नहीं है? नहीं कर सकते। और वो जो नहीं कह सकता। बीच की जो डरेर है, जो पगडंडी है, जो मेड़ है, वो मेड़ क्या है, वो थोड़ी चौड़ी भी होती है। यानी कि ये जो संक्रमण काल है, यानी कि जहां से हम एक से दूसरे काल को अलगाते हैं या अलग करते हैं, क्या होता है कि वो ऐसे बीच का समय होता है या वो अवधि होती है जहां बहुत सारी घटनाएं घट रही होती है या बहुत सारी चित्तवृत्तियां मिल रही होती है, लेकिन हमको क्या है, उनको वहां से अलगाना पड़ता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के हिसाब से, प्रमुखता के हिसाब से उनको अलगाना पड़ता है। तो आप समझ जाइए कि मेड़ के एक तरफ दूसरा काल है, और मेड़ क्या है, मेड़ दरअसल संक्रमण काल है। वो डेडलाइन है जहां से काल बदल जाता है, जहां से अवधि बदल जाती है, जहां से आदि काल क्या हो जाता है, भक्ति काल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मेड़ खींच देने से, डेडलाइन बना देने से ये तय नहीं हो जाता कि जो प्रवृत्ति इधर मिल रही थी वो प्रवृत्ति इधर नहीं मिल रही होगी। हाँ, ये जरूर तय हो जाता है कि प्रमुखता के साथ नहीं मिल रही होगी। ठीक है, ये जरूर तय हो जाता है कि प्रमुखता के साथ नहीं मिल रही होगी, प्रमुखता के साथ वही प्रवृत्ति मिल रही होगी जो मेड़ के इस तरफ है, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो गई होगी ऐसा नहीं है। इसीलिए आज भी क्या वृंदावन में ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है? यस सर, लिखी जाती आज है। भी अवधि में कविता लिखी जाती है क्या नहीं लिखी जाती है? लिखी जाती है सर। तुलसी की तरह चौपाई लिखने वाले लोग आज भी हैं या नहीं यस हैं? सर, हैं। है सर। आज भी सर, बहुत सारे लोग गिरधर की तरह जो है कुंडलिया कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कवित और सवैया कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कड़वक शैली में कविता लिखते हैं, अवधी में लिखते हैं, ब्रज में लिखते हैं, मैथिली में लिखते हैं, बुंदेली में लिखते हैं, भोजपुरी में लिखते हैं, और इन बोलियों और भाषाओं में लिखते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं आज भी क्या ऐसे कवि नहीं है? कवि सम्मेलनों में या आपने नेट पर या यूट्यूब पर सर्च करके देखा होगा कि एक से एक वीर रस के कवि ऐसी कविता पढ़ते हैं कवि सम्मेलनों के मंच पर कि लगता है कि जैसे कहीं बम न गिरा के इनकी कविता ही गिरा दी जाए। मामला साफ, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। भाई यस सर, लगता है। आप में से कोई ऐसा कवि होगा तो मेरी बात का अन्यथा न लेगा, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। इसलिए मेरा किसी भी मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी को आहत करना या किसी के संबंध से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि लगता नहीं है कि कविता ले जाकर ही पटक दे तो काम चल जाएगा, फिर बम वम की तलवार उलवार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि भाई वीर रस की कविता केवल भूषण करते थे या रीति काल में था, उसके बाद वीर रस की कविता समाप्त हो गई? नहीं सर। नहीं सर। मिलती है ना। इसलिए जो है उसी तरह से जो है क्या होता है कि तो ये कोई डेडलाइन नहीं है कि भाई आदिकाल वीर गाथा की कविताएं जो है केवल और केवल आदिकाल में मिलती थी, उसके बाद उसका कहीं नामो निशान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं कोई कोई लिख रहा होता है, लेकिन क्या होता है, ये अपवाद की तरह होता है।
या ये बहुसंख्य का जो है बहुत ही मामूली सा अंश होता है, इसलिए हम इसको केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं मानते, इसकी उतनी नोटिस नहीं लेते, कहीं अन्य अन्य करके इसकी चर्चा तो कर देते हैं लेकिन नहीं लेते। लेकिन एक खास समय होता है, एक खास एज होता है, हर अतीत का या वर्तमान का एक कंटेम्परेरी टाइम होता है जिसमें कोई प्रवृत्ति केंद्रीय होती है या कोई चित्तवृत्ति केंद्रीय होती है और उसके आधार पर हमको उसका नामकरण करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रीतिकाल को ले लीजिए। रीतिकाल क्या है कि आप जब विक्रम संवत 1700 से 1900 तक यानी कि 1643 से और 1843 के बीच के 200 सालों का समय जब उठा करके देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई इन 200 सालों के समय में ऐसा थोड़ी है कि भक्ति की कविताएं नहीं लिखी जा रही थी, लिखी जा रही थी, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रवृत्ति प्रमुखता से मिलती है वो ये मिलती है कि श्रृंगारिक कविताएं ज्यादा है, दरबारी कविताएं ज्यादा है, कोर्ट लेवल की पोएट्री ज्यादा है और कवि कर्म जो है क्या है, स्वाभाविक विकास के लिए या स्वतंत्रता के लिए या जनमानस के लिए ना हो करके क्या है, इट्स टू बी प्रोफेशनल, एक व्यवसायिक उपक्रम के रूप में लिया जा रहा है और उसकी तरह काम कर रहा है। इसलिए आश्रयदाताओं का यानी कि जो लोग शरण दे रहे हैं कवियों को या उनको वजीफा दे रहे हैं या उनको सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं या उनको अशरफियां बांट रहे हैं, वैसे लोगों का गुणगान ज्यादा मिलता है। इसी चीज को आप जब किसी पॉलिटिकल अप्रोच के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई क्या इतिहास में 1643 से लेकर के 1843 का काल बहुत उथल पुथल का काल है या फिर जो है वो उत्तर भारत में ठहरा हुआ काल है। हाँ, कलाओं में स्थापत्य कलाएं और एक से एक कलाएं जो है बहुत तेजी से उभरती हैं उस काल में, लेकिन साहित्य और जनमानस की जो स्थिति है, जनमानस की स्थिति ठहरी हुई है, साहित्य की स्थिति ठहरी हुई है। तो आप कहेंगे कि नहीं भाई इस काल की प्रवृत्ति रीति है। रीतिकार की कवि जो है अपने को आचार्य बना रहे हैं, अपने को प्रोफेशनल कवि सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, संस्कृत से अनुवाद कर रहे हैं। और दूसरा रीति का अर्थ है कि एक नए तरह की पद्धति एक विकसित कर रहे हैं, श्रृंगार वगैरह की पद्धति विकसित कर रहे हैं, क्योंकि उनको मनोरंजन करना है अपने आश्रयदाता का, उनको मनोरंजन करना है दरबार में बैठे हुए लोगों का, उनको वजीफा लेना है या अशरफिया लेनी है। इसलिए कई बार ऐसा दिखाई देगा कि भाई जो कॉमन पीपुल है, जो आम आदमी है, जो आम ऑडियंस है, ये जो व्यापक समाज है, उसकी समस्याएं वहां आपको हकायत मिलेगी। तो इसलिए वहां की प्रवृत्ति रीति ले लिया। लेकिन जैसे ही आप मॉडर्न काल में आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो क्या है, वहां आप देखते हैं कि भाई रिबिलियन भी चल रहा है, यानी कि गदर सिपाही विद्रोह आप जिसको कहते हैं कि वो भी चल रहा है। वहां आप आकर के देखते हैं कि जो है अखबार वगैरह प्रकाशित हो गए, वैचारिक चिंतन भी चल रहा है, आजादी की लड़ाई को लेकर के बहुत जो है बढ़ चढ़ करके लोग बातें कर रहे हैं, स्त्रियां अपनी आजादी को लेकर के बातें कर रही हैं, उनके शिक्षा को लेकर के बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो वहां पर जो है क्या होता है कि वहां की प्रवृत्ति बदल जाती है, फिर वहां की प्रवृत्ति में गद्य आ जाता है, गद्य में भी समाज सुधार या चिंतन प्रमुखता के साथ आ जाता है, इस तरह से। तो ऐसे करके होता है काल विभाजन। काल विभाजन में क्या प्रमुख है, आपको मैं फिर बता दूं कि काल विभाजन में प्रमुख ये है कि एक जो लेखक होता है या इतिहासकार जो होता है वो अंतः प्रवृत्ति को पकड़ने की कोशिश करता है, एक लंबे समय को, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी या 3 सेंचुरी, 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दियों के लंबे काल को देखता है वो, और देखता है कि अंतः प्रवृत्ति कहां बदल रही है, जनता की चित्तवृत्ति में व्यापक परिवर्तन कहां हो रहा है। जहां वो व्यापक परिवर्तन उसे दिखाई देता है, उसी व्यापक परिवर्तन को लेकर के वो क्या करता है, काल विभाजन करता है, उसका वो काल विभाजन, काल को वो बांट देता है। होता क्या है कि पहले इसकी अवधि लंबी होती है, बड़ी होती है, और बाद में इसकी अवधि छोटी होती चली जाती है। आप जानते ही हैं कि जैसे 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 मनुष्य का विकास होता चला जाता है, जैसे जैसे जो है क्या है तकनीक का विकास होता जाता है, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी अंतः प्रवृत्तियां बहुत तेजी से बदलती हैं। आदिकाल में हमारी प्रवृत्तियां बहुत तेजी से नहीं बदलती क्योंकि ठहरा हुआ समय है, आपस में ही भिड़ रहे हैं, वही एक तरह की चीजें चलती हैं। भक्ति काल में आकर के उससे थोड़ा जल्दी बदल जाती हैं, रीति काल में आकर के और जल्दी बदल जाती हैं,
आधुनिक काल में आकर के पहले वो चलती है 50-50 साल तक एक प्रवृत्ति, दूसरी प्रवृत्ति 18-19 साल में ही खत्म हो जाती है, तीसरी प्रवृत्ति भी 18 साल से ज्यादा नहीं खींच पाती अपने को, तब तक बीच में चौथी प्रवृत्ति आ जाती है और वो 7 साल में ही अपना अस्तित्व जो है जैसे कि गायब कर लेती है साहित्य के इतिहास से। फिर एक नई प्रवृत्ति आ जाती है जो खींच करके 7-8 साल चलती है, तब तक प्रवृत्तियों का एक गुच्छा, एक पूरा का पूरा समुच्चय वो भी आ जाती है और कई सारी प्रवृत्तियां एक ही समय में काम कर रही होती है। उसके बाद आज के समय में आप देख लीजिए कि बहुत सी प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। आदिवासी विमर्श की प्रवृत्ति भी काम कर रही है। आदिवासियों की जो अपनी चित्तवृत्ति है, उनका जो जीवन है, वो स्त्रियों के द्वारा स्त्री विमर्श की प्रवृत्ति के आधार पर भी साहित्य जो है संचालित हो रहा है, या काल विभाजन में वो भी एक अहम भूमिका अदा कर सकता है आगे चल करके। उसी तरह से पसमंदा विमर्श जो मुस्लिमों का जो समुदाय है, वहां से जो समस्याओं वाला जो जो जूझ रहे हैं, उनका भी विमर्श धीरे धीरे आया है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि जो पिछड़ा वर्ग का जो विमर्श है वह भी सामने आ रहा है, दलितों का विमर्श भी सामने आया है। और अब ये भी कह सकते हैं कि अगर समाज में एक वर्ग उभर करके आया है जिसे EWS कहते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर पिछड़ा वर्ग है, तो उसका भी एक विमर्श या उसका भी अपना दर्द या उसकी भी संवेदना या उसका भी भाव उभर करके आएगा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी तेजी से बदल रही है, और दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, समाज जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी ही तेजी से हमारी चित्तवृत्ति भी बदल रही है। भाई हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद देखा, धीरे धीरे देखा, डिकेड्स में देखा। हमारे पिताजी ने जो है क्या है, उन्होंने 20-30 सालों में परिवर्तन को जो है देखा और उसके बाद तेजी से देखा। हम लोगों ने परिवर्तन जो है क्या है अपने बचपन के दिनों में बहुत धीमी गति से देखा, लेकिन आप लोगों का जो बचपन रहा है उसने परिवर्तन जैसे इतनी तेजी से देखा होगा कि उससे पहले की कोई पीढ़ी, मतलब उसके पीछे की पीढ़ी ने जिन चीजों को 100 सालों में देखा होगा, उन चीजों को बदलते हुए आपने एक डिकेड 10 सालों में ही देख लिया होगा। देखा कि नहीं? 2010 के पहले की दुनिया और 2020 के 21 की दुनिया में फर्क है कि नहीं? कुछ फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है कि नहीं? लिखन में कोई फर्क? 2019 के पहले, बिफोर पेंडेमिक, इंस्टीट्यूट जो है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और विद्यार्थियों के जीवन में, और अभी जो आफ्टर पेंडेमिक या इन वे ऑफ पेंडेमिक में जो सिचुएशन है या जो स्थिति है या जो जीवन है, उसमें कुछ अंतर है या नहीं है? चित्तवृत्तियां भी बदली हैं कि नहीं बदली हैं? 2 सालों में, 1.5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पूरा का पूरा जीवन चक्र बदल गया है, व्याख्यान के तरीके बदल गए हैं, बातचीत करने का ढंग बदल गया है, रहने का ढंग बदल गया है, स्वास्थ्य को लेकर के अलर्टनेस बढ़ गई है, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम और जो है ज्यादा घनीभूत हुआ है, सोशल मीडिया और ज्यादा प्रभावशाली हुआ है, तमाम तरह की चीजें, हम बहुत सारी चीजों को घर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे करने लगे हैं, हम सब कुछ को खुद से करना चाहते हैं या खुद जो है उस पर सीख रहे हैं। बाजार की क्या स्थिति हो गई है ये भी आप समझ सकते हैं। तो मैं ये बातें क्यों कर रहा था? मैं ये बातें इसलिए कर रहा था कि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाएं कि क्या है, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है वैसे वैसे क्या है, चित्तवृत्तियां जो है बहुत तेजी के साथ बदलती है। इसलिए पहले का काल लॉन्ग डिस्टेंस में मिलेगा आपको, उसके बाद का थोड़ा कम, उसके बाद का थोड़ा कम, उसके बाद का और कम, फिर और कम, फिर और कम, और फिर उसके बाद एक ऐसे समय में आप सांस ले रहे हैं या जी रहे हैं जहां एक साथ कई अंतः प्रवृत्तियां जो है चक्कर काट रही है और चल रही हैं, और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेन स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम है, कि ये मेन स्ट्रीम है कि वो मेन स्ट्रीम है, कौन सा मेन स्ट्रीम है आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। और है सब महत्वपूर्ण, क्योंकि ये हमारे समय का द्वंद्व है, ये हमारे समय का की जो है अलग अलग धाराएं हैं जो एक ही साथ गतिशील है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक कि काल विभाजन के लिए हम क्या करते हैं? नो समझ रहे हैं ना? नो सर। आप, मैं इसलिए इतिहास पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं या आपको बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं, अच्छे और घटिया जो कह लीजिए आप, ताकि मुझे ये लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए। साहित्य इतिहास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये आप जान चुके, आप परंपरा और आधुनिकता को भी जान चुके, इतिहास और वर्तमान के सवालों पर भी टकरा चुके हैं हम। अब ये जान जाइए कि काल विभाजन को करने का कारण क्या होता है, कैसे करता है कोई कवि इतिहासकार काल विभाजन, और वो
किस तरह से जो है काल विभाजन करने के लिए किसी अंतः प्रवृत्ति को या किसी चित्तवृत्ति को उठाता है, और वो उठाता है क्या, देखता है कि कितने समय में जाकर के कोई चित्तवृत्ति बदल रही है, और बहुतायत जो समाज है किसका इस्तेमाल कर रहा है, या जो लेखन हमारे सामने उपलब्ध है, जो पांडुलिपियां उपलब्ध है हमारे सामने, जो स्क्रिप्ट अवेलेबल है, उन स्क्रिप्टों में प्रमुखता के साथ कौन सी प्रवृत्ति जो है, कौन सा नेचर दिखाई पड़ रहा है, उसी के आधार पर वो उसको अलगाता है, उसको अलग करता है। जैसे हम मेड़ के सहारे, ये तोहर खेत, ये हमर खेत, ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा हमारा करते हैं। उसी तरह से ये लो भाई आदिकाल वालों ये तुम्हारा काल, ये लो भाई भक्ति वालों ये तुम्हारा काल, उससे आगे ये लो भाई रीति काल वालों तुम्हारा काल, उससे आगे ये लो भाई आधुनिक काल वाले तुम्हारा काल। क्लियर? यस सर। जी सर। अब इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर नामकरण का आधार क्या होता है। थोड़ा इसकी तरफ भी देख ले। लगभग वो बातें मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गुंजाइश हो और कुछ हो तो उसे भी देख लेते हैं। भाई कहते हैं कि काल विभाग और नामकरण ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना कि जब देख लेते हैं कि बहुसंख्यक प्रवृत्ति कौन सी है या बहुसंख्यक आबादी किस प्रवृत्ति को लेकर केंद्र में चल रही है, तो और जहां से वो कमजोर पड़ने लगती है और दूसरी प्रवृत्ति मजबूत पड़ने लगती है, वहां से काल बदल जाता है, वहां से हम काल बदल देते हैं, एक डेडलाइन तय कर देते हैं, एक सीमा रेखा खींच देते हैं। अब क्या है कि पहले वाले में जो प्रवृत्ति या जो चित्तवृत्ति या जो अंत प्रवृत्ति प्रमुखता से मिली, मान लीजिए वीरता मिली, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, वीरगाथा का। वीरगाथा का। मान लीजिए किसी इतिहासकार को यह लगा कि वीरता तो सेंट्रल पॉइंट नहीं है, केंद्रीय बिंदु नहीं है, वो देख रहा है कि नहीं भाई भक्ति भी है, वीरता भी है एक तरह से जो है, और जीवन भी है, सब कुछ है। लेकिन लिटरेचर कैसा है, तो एकदम जैसे कि शुरुआती दिनों का है, अभी अभी जैसे कि फल फूल रहा है, अभी वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो उठने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है कि भाई प्रवृत्तियां बहुत सी हैं, लेकिन प्रवृत्तियों की विशेषता ये है कि ये सारी की सारी प्रवृत्तियां इतिहास इस भाषा में या इस साहित्य में जिस तरह से आई है, वो अपने एकदम बिगिनिंग पीरियड में है। तो इसीलिए कहता है कि भैया इसको आदिकाल कहना ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि एक भाषा के इतिहास का ये बिल्कुल ही शुरुआती दौर है। तो अभी ये तय कर पाना कि कौन सी प्रवृत्ति मेन स्ट्रीम में होगी, ये इस पर नहीं पढ़ना चाहिए या इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी ये देखना चाहिए कि बहुत सारी जो है प्रवृत्तियां जो है चल रही हैं, लेकिन उसकी प्रमुखता इस बात से है कि शुरुआती दौर में है, इसलिए उसे हम आदिकाल कहेंगे। ठीक है। और जब आगे चल करके वही प्रवृत्ति प्रमुखता से उसी आदमी को मिल जाती है कि सब तरफ भक्ति है, उधर कोई पश्चिम में भक्ति कर रहा है, उत्तर में भक्ति कर रहा है, दक्षिण में भक्ति कर रहा है, पूरब में भक्ति कर रहा है, उधर जो है पता चला दक्षिण में जो है नामदेव ज्ञानदेव भक्ति कर रहे हैं, इधर रामानंद जी एकदम धूम मचाए हुए हैं और वल्लभाचार्य धूम मचाए हुए हैं, उधर जो है अक्क महादेवी वगैरह, और उधर जो है चले जाइए सहजो बाई से लेकर के और वो ललदेश्वरी है और भी बहुत सारे लोग हैं, ललदेद है, वो धूम मचाए हुए हैं उत्तर में, गुजरात भले वो कश्मीर उश्मीर की तरफ, पूरब में उधर शंकर देव धूम मचाए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तो धूम मचाया ही था, इधर उत्तर में जो है कबीर और रामानंद का पूरा संप्रदाय है, इधर संत कवि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भरे पड़े हैं, और उधर जो है पश्चिम की तरफ चले जाइए तो क्या कहते हैं कि सूफी कवि जो है भरे पड़े हैं, इधर अवध का पूरा क्षेत्र जो है राम काव्य से भरा पड़ा है, और ब्रज का पूरा क्षेत्र जो है कृष्ण काव्य से भरा पड़ा है। तो लग रहा है कि न केवल उत्तर में, न केवल दक्षिण में, न केवल पूरब में, न केवल पश्चिम में, बल्कि दसों दिशाओं में जो है भारतीय परिवेश में चारों तरफ जो स्वर केंद्रीय प्रवृत्ति के साथ सामने आ रही है, ये जो अंत प्रवृत्ति बन करके आ रही है, और चारों तरफ लिटरेचर में जो चीज गूंज रही है, दिखाई पड़ रही है, वो केवल भक्ति है। तो कहा कि भैया इसका नाम तो भक्ति काल रखो, और इस भक्ति काल पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी साहित्य इतिहासकार ने इस काल के नाम को बदलने की भी अनुशंसा की है, नहीं, या इस काल के नाम को बदला है।
नामकरण का विवाद दो ही कालों के साथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण बहुत फैक्ट है, दो के साथ विवाद आया, हालांकि विवाद की गुंजाइश नहीं थी। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कह दिया था, लेकिन प्रवृत्ति ब्रैकेट में दिखा दी क्या, वीर गाथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस वीर गाथा काल को हटाया। उन्होंने कहा कि भाई वीर गाथात्मक इस काल की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस काल में केवल वीरता की किताबें नहीं लिखी जा रही थी, श्रृंगार की भी किताबें लिखी जा रही थी, भक्ति की भी किताबें लिखी जा रही थी, लोक में भी चीजें चल रही थी। इस काल में सिद्ध भी थे, इस काल में बौद्ध भी थे, इस काल में जैन भी थे, इस काल में गोरखपंथियों की भी कविताएं चल रही थी, इस काल में सरहप्पा, स्वयंभू, ये सारे लोग भी लिख रहे थे। तो ये भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास था, और आप कह नहीं सकते कि केवल और केवल वीरता की किताबें लिखी गई हैं। जो रासो काव्य लिखे गए उसमें से भी बहुत ऐसे काव्य थे जिसमें केवल और केवल वीरता नहीं थी, उसमें श्रृंगार की भी चीजें थी। लेकिन भक्ति काल में कोई विवाद नहीं था। रीति काल में नामकरण को लेकर के विवाद था, किसी ने श्रृंगार काल कहा, किसी ने उसको जो है कला काल कहा, किसी ने काव्य कला काल कहा, किसी ने अलंकृत काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको रीति काल कहा। तो रीति शब्द को लेकर के विवाद था, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को लगा कि श्रृंगार इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति है, किसी को लगा कि अलंकार इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति है, किसी को लगा कि कवि जो है बहुत कौशल दिखा रहे हैं, कलाएं बहुत दिखा रहे हैं, क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा बल है, छंदों पर बहुत ज्यादा बल है, स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बल है, तो उसने कहा कि भाई ये कला काल है। एक कवि को यह भी सूझा कि सारे के सारे कवि पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो उसने ये भी कहा कि ये अंधकार काल है, एक जो कविता के साहित्य के इतिहास का ये डार्क फेज है, क्योंकि यहाँ कवि ईमानदारी से अपना काम नहीं निकाल रहे हैं, कवि जैसे कि अश्लील हो गए और केवल जो है कविता में एक दूसरी ही दुनिया में जी रहे हैं, ये भी कहा उसने। आचार्य ने कहा कि भाई रीति एक पद्धति का निर्माण किया इन कवियों ने, एक खास तरह का रास्ता बनाया, आज लक्षण ग्रंथ लिखे गए आदि आदि। तो उसको लेकर के अलग अलग विवाद हुआ, बाकी आधुनिक काल वगैरह को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये आपको दिखेगा इसमें कि प्रवृत्ति प्रमुख हो जाती है, और यह देखा जाता है कि इतिहास की दृष्टि से देखे तो क्या है कि जीवन और साहित्य जो है उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है कि साहित्य और जीवन का रिश्ता क्या है। अगर वो रिश्ता साफ दिखाई दे रहा है तब तो नामकरण ठीक है, और अगर वो रिश्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो नामकरण ठीक नहीं है। आदिकाल को लेकर के ही बहुत से नामकरण आए। राम कुमार वर्मा का नामकरण भी आप देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन का नामकरण भी आप देखेंगे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भी देखेंगे, शुक्ल जी का भी देखेंगे। अब लगभग नामकरण से सहमत नहीं हो पाएंगे, ले दे के पॉपुलर शुक्ल जी का ही रहता है और आगे चल के वही रह जाता है, पर फिर भी वो उतना न्याय संगत नहीं है। होता क्या है कि भाई महेश साहू क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है हमको प्रेजेंट करके दिखाने की? ठीक है, हाँ। तो कहा कि भाई आप अगर काल विभाजन का नामकरण देखे, आदि काल देखे, पूर्व मध्य काल देखे, उत्तर मध्य काल देखे, आधुनिक काल देखे, तो इस नामकरण को देखते हुए आप ध्यान रखिएगा कि नाम व्यक्तिवाचक नहीं होकर एक विशिष्ट प्रकार के जीवन मूल्यों को सूचित करते हैं। ये जीवन मूल्य वाले नाम है, या जीवन मूल्यों को सूचित करने वाले नाम है, ये व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। भारतेंदु और द्विवेदी युग को ही आप देख लीजिए, तो भारतेंदु और द्विवेदी युग का नाम आपको दिखाई देगा। आप कहेंगे कि भैया ये तो व्यक्तिवाचक नाम है, क्योंकि भारतेंदु के नाम पर रखा गया है, द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, लेकिन वहां नाम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल वो क्या है कि वो व्यक्ति के खाते से बाहर निकल करके एक प्रवृत्ति हो जाते हैं, एक जीवन मूल्य हो जाते हैं, एक खास तरह के प्रवृत्तियों का जो है समुच्चय हो जाते हैं, इसलिए नामकरण के तौर पर उनको ले लिया जाता है। एक मिनट, इतिहास की क्लास सबसे अधिक पूजा की डिमांड करती है। अगर आप बहुत एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि आप सारे लोग सो जाएंगे। ऐसा है क्या?
नहीं सर। नहीं सर। मतलब ऐसा है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में ऐसा हो रहा है। यस अगर सर। आदमी बहुत एनर्जेटिक हो करके और इंटरेस्टिंग लहजे में अगर ना उसको पढ़ाए, खुद से उसको बहुत खुशी ना हो और प्रसन्नता ना हो पढ़ाने में, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी। मेरी तो जो होगी सो हाँ होगी, फिर तो मुझे एक लिंक में भी खोल के और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपकी क्या हालत होगी। अरे संदीप, आचार्य जी क्यों कह रहे हैं? अभी आप आचार्य वगैरह कहाँ हुए हैं? अब तो विद्यार्थी हैं, आप ही की तरह सीख रहे हैं आप लोगों से। मैं सच मानिए तो आप लोगों से सीखता हूँ और कहीं से नहीं सीखता हूँ, तो इसलिए मैं, मेरे लिए तो गुरु आप ही हुए। बहरहाल आइए वापस चलते हैं उसी जगह पर। तो इसलिए भी देखिएगा, इसीलिए कहा कि भारतेंदु युग मात्र भारतेंदु के साहित्य को ही नहीं, हिंदी के आधुनिक कालखंड को भी क्या करता है, दर्शाता है, उसकी शुरुआत दिखाता है। मंजिल पर ठहरे सभी साहित्यकारों के साहित्य के सामाजिक जीवन बोध का वो क्या करता है, एक तरह से चित्र सामने रखता है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल के इसी भारतेंदु युग के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसके भी अपने विशिष्ट मूल्य है। अंग्रेजी साहित्य में शासकों के नाम पर कई साहित्यिक कालखंडों का नामकरण किया गया है। जो सवाल मैंने पीछे छोड़ा था उसको, जिस पर आदर्श ने पूछा भी था कि इसका क्या अंतर होता है, तो अंग्रेजी साहित्य में बहुत बार शासकों के नाम के आधार पर साहित्य के कालखंडों का नामकरण किया गया है, जैसे विक्टोरियन युग या फिर एलिजाबेथन युग। ये मिलता है। विक्टोरियन आधुनिक युग से पूर्व जो है प्रचलित था, और विक्टोरियन युग एक विशेष प्रकार की जीवन शैली और साहित्यिक शैली के लिए जाना जाता है। तो वो उसको साथ साथ हम समझ लेते हैं। और उसी तरह से जो है एलिजाबेथन युग जो है वो एक अलग तरह के जो है साहित्य या जीवन शैली के लिए जाना जाता है। तो वहां ऐसा मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिलता। सत्ता या शासक के नाम पर कम से कम साहित्य इतिहास का बंटवारा नहीं हुआ, या उसमें काल विभाजन नहीं हुआ, या उसका नामकरण नहीं हुआ। हमने सत्ता को केंद्र में रख करके नामकरण नहीं किया। हाँ, हमने व्यक्ति को लेकर के किया, भारतेंदु को लेकर के किया, द्विवेदी जी को लेकर के किया। हम जब नाटक का विकास पढ़ते हैं तो प्रसाद पूर्व और प्रसाद उत्तर, प्रसाद को लेकर किया हमने। जब कहानी पढ़ते हैं तो प्रेमचंद उत्तर और प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद उत्तर, यानी कि बिफोर प्रेमचंद और आफ्टर प्रेमचंद, बिफोर चंद प्रसाद एंड आफ्टर प्रसाद। बिफोर आलोचना पढ़ते हैं तो बिफोर रामचंद्र शुक्ल, आफ्टर रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जिससे हम कोई डेडलाइन तय करते हैं, जिससे कोई सीमा रेखा तय करते हैं, जिससे हम नामकरण करते हैं उस पूरे के पूरे फेज का, चाहे वो पहले के तौर पर कहे या बाद के तौर पर कहे या उसके समय के तौर पर कहे, वो व्यक्ति केवल व्यक्ति की का सूचक ना हो करके उस पूरे मूल्यबोध का सूचक बन जाता है, उस विधा का सूचक बन जाता है। कि भाई अगर कहानी की प्रवृत्ति को समझना है, प्रेमचंद पूर्व या प्रेमचंद उत्तर इसलिए कह रहे हैं, तो प्रेमचंद ने जिस तरह से कहानी को डेवलप किया और जितना कुछ दिया, समृद्ध किया, वो दरअसल क्या है, वो उसी का विस्तार हम बाकी लोगों में पाते हैं। उसी तरह से प्रसाद ने जो किया, उसी तरह से शुक्ल जी ने जो किया, ये हम देखते हैं। इसी के आधार पर नामकरण करने की कोशिश करते हैं। और अब आइए, इसके बाद जिस बात पर विचार करना है वो है आदिकाल का नामकरण या आदिकाल। इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं तो कहिए। सर, काल का जिससे विभाजन हुआ तो किसने किया, मतलब ये सब? अरे भाई, मन ही करेगा ना, जो साहित्य इतिहास लिखेगा वो करेगा। विभाजन कोई ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर जी ऊपर बैठे हैं और ऊपर से कर रहे हैं। भाई अगर मैं इतिहास लिखूंगा तो मैं ही ना विभाजन करूंगा, नहीं मैं या सर, तो पीछे पर्टिकुलर। वाले का अनुकरण करूंगा, अगर नहीं सामर्थ होगा मुझ में तो जैसा उसने किया वो रख दूंगा, और सामर्थ होगा, मेरे अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता होगी, मैं उसको प्रूफ कर पाऊंगा या दिखा पाऊंगा, साबित कर पाऊंगा, तो मैं उसका कोई नया नाम दूंगा। यही सर, होगा नहीं ना। वीर सर। गाथा काल क्यों नाम ना रखा जाए? इस पर तो अभी आएंगे ना। ठीक आपने सर। तो बस ऐसे ही पूछा आपसे कि आदिकाल के नामकरण पर आप लोग अपने विचार बताइए। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के या किसी का भी जो है अगर पढ़ लिया है थोड़ा बहुत तो। किताबें तो आप में से बहुत सारे लोगों ने खरीद ली है।
तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? बोलिए। पढ़ रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए। सर आपने जो सामग्री दी थी पीडीएफ वो भी पढ़ी थी आदिकाल का नामकरण, पर वैसा कुछ समझ में आया नहीं। अच्छा, कोई बात। सर बताएं कुछ सर आदिकाल के बारे में। अरे बताइए ना, हम कहाँ कह रहे कि मत बताइए, हम तो एकदम निमंत्रण भेज कर जो है इंतजार कर रहे हैं। सर ये जैसे आदिकाल का समय सीमा है सर 1050 से लेकर 1375 सर, ये महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक का माना जाता है। अच्छा, विवेक वर्मा कुछ कह रहे थे हमारे तीसरे स्क्रीन पर, और उन्होंने ये बताया कि भाई हमीर देव और वहां से लेकर के वो अपनी लाइन कह रहे थे। बाकी कोई कुछ और बताए नामकरण पर, या कौन कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं और उसमें आदिकाल को लेकर के क्या नहीं समझ में आया आपको? सर आपने जब विश्वनाथ पढ़ना त्रिपाठी, सर विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक में तो इसका काल हाँ बोलो। 1000 से लेके 1400 तक दिया गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, त्रिषा कह रही कि विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब में इसका काल 1000 से 1400 तक दिया है। और जो है दूसरे स्क्रीन से बोल रही हैं, तो आप देखिए कि जो समय क्या होगा या सही समय क्या होगा, कोमल थोड़ा धैर्य कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। अभी तो 10 20 50 लोगों के भी मत आ सकते हैं, और कई इतिहासकार मेरे सामने पड़े हुए हैं, मेरे इस जो है सामने जो है इस लैपटॉप के आसपास बहुत सारी इतिहास की किताबें पड़ी हुई है। सबका अलग अलग मत है, सब अलग अलग मत दे रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहेंगे कि भाई 1000 से 1350, विश्वनाथ जी कहेंगे कि 1000 से 1400, द्विवेदी जी भी लगभग लगभग 1000 से 1400 खींच के ले जाएंगे। शुक्ल जी कहेंगे विक्रम संवत 1050 से, राम कुमार वर्मा उसको खींच के 7वीं शताब्दी के आसपास ले जाएंगे, राहुल जी उसको खींच करके जो है 6ठी 7वीं शताब्दी ले जाएंगे। तो अभी ये कह देना कि आदिकाल का जो प्रमाणिक समय है वो उस पर अभी हम थोड़ा धैर्य रखें। हम पहले डिस्कशन करें, सबके मत को पढ़े, और क्यों किसी ने उसको 7वीं शताब्दी तक ले जाने की कोशिश की, और क्यों कोई उसे 1000 से शुरू करता है, और क्यों कोई उसे आगे चल ले जाता है। लेकिन फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजदीक ही जाकर के लोग टिकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत में 1050 कहा, जो 993 ईस्वी ठहरता है, और 1375 कहा, जो जाकर के क्या है लगभग लगभग 1318 के आसपास, यानी कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत। इसी चीज को बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन उन्होंने 20 30 40 50 वर्ष आगे पीछे क्या किया, कर दिया। मैंने अभी आपको शुरू में यही बताया था कि कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती, क्योंकि आपका इतिहास जो साहित्य का इतिहास है वो क्या है, व्यक्तियों के जन्म लेने और मृत्यु होने पर नहीं चल रहा है कि फलाना राजा मरा तो उसके अगले दिन से जो राजा बना या उस दिन से उसके नामकरण पर चलने लगेगा। नहीं, आपका इतिहास किससे संचालित हो रहा है? आपका इतिहास किसी घटना से संचालित नहीं हो रहा है। आपका इतिहास घटना से संचालित होता भी है तो आधुनिक काल में होता है, रीति काल और भक्ति काल आदि काल में नहीं होता है। आपका इतिहास प्रवृत्ति से संचालित हो रहा है, और प्रवृत्तियों की या चित्तवृत्तियों की कोई सीमा रेखा नहीं होती। इसलिए जहां तक किसी इतिहासकार को उसकी बहुलता मिली वहां तक वो उसको खींच करके ले गया, और पीछे जहां तक वो धकेल के ले जा सकता था वहां तक वो धकेल करके ले गया। इसीलिए कोई उसको 6ठी तक ले गया, कोई 7वीं तक, माने जिसको जैसा रेफरेंस मिला, जिसको जैसे साक्ष्य मिले, जिसको लगा कि नहीं भैया हिंदी का विकास वहां से होना चाहिए, सरहप्पा से होना चाहिए, तो सरहप्पा हमारे पहले कवि। जिसको लगा कि नहीं नहीं स्वयंभू पहला कवि है एकदम, वहां से होना चाहिए, और किसी को लगा कि नहीं मुंज से होना चाहिए तो मुंज के पास लेकर के जाता है। किसी को लगा कि नहीं भाई चंद्रवरदाई से होना चाहिए, चंद्रवरदाई के पास ले जाते हैं। और आगे चल करके किसी को लगता है कि जो है
अमीर खुसरो तक जाना चाहिए, किसी को लगता है कि विद्यापति तक जाना चाहिए, किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं जो है कबीर का जो आगमन होता है कबीर के उस आगमन से ले जाना चाहिए इसको। तो इस तरह से लोग रखेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि तमाम इतिहासकार 50, 60, 100 साल आगे पीछे, 2-3 इतिहासकारों को छोड़ करके जो 2-3 सदी पीछे तक ले जाते हैं, लेकिन वो क्यों पीछे ले जाते हैं और क्यों उनको आगे आना चाहिए और आचार्य शुक्ल क्यों पीछे नहीं ले जाते, इन बातों पर हम डिबेट करेंगे, यानी कि इन बातों पर भी हम अपना तर्क रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा क्यों किया या बाकी के इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया। इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रखिए कोमल और बाकी लोग, ये कहने के लिए कि नहीं सर फिक्स टाइम क्या होगा। फिक्स टाइम तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी और आगे भी जब भी कोई परीक्षा देंगे तो उसमें काल विभाजन का जो सबसे प्रमाणिक और फिक्स टाइम माना गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही माना। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास कहता है जो काल विभाजन का समय, वही समय आपको मानना पड़ेगा। हाँ, कब तक? तब तक जबकि पूछने वाला ये ना पूछे कि बताओ नगेंद्र की किताब में काल विभाजन की अवधि क्या है। जब तक पूछने वाला मेरे जैसा आदमी ये ना पूछे कि बताओ राम स्वरूप चतुर्वेदी के आधार पर जो है उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल का समय क्या है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के आधार पर रीतिकाल का समय 1650 से 1850 है और शुक्ल जी के आधार पर 1643 से 1843 है। शुक्ल जी 43 क्यों मानते हैं 1800, इसके भी कारण है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 1850 क्यों मानते हैं, इसका भी कारण है। और कोई सज्जन 1857 क्यों मानते हैं, इसका भी कारण है। अलग अलग कारण है, सबने अलग अलग कारण चुने। तो जब तक कोई व्यक्ति का नाम लेकर के आपसे ना पूछा जाए कि नगेंद्र ने क्या माना, शुक्ल जी ने क्या माना, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना, विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या माना, किसी का नाम न लिया जाए और केवल पूछा जाए कि काल विभाजन की अवधि क्या है, बताओ भक्ति काल का, तो ऐसी स्थिति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही मान्य होगा। समझ रहे हैं आप लोग? कोमल, यस सर। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? श्वेता, यस आप सर। कुछ कहना चाहती थी, बोल लीजिए। श्वेता Yes, बोलना sir. चाहती है Yes, दूसरे sir. स्क्रीन से, पहले स्क्रीन से। सवाल ये है कि अगर जैसे कि सर सवाल ये है कि जिस कवि ने काल कर दिया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने इतिहास को सही से। श्वेता फिर से अपने सवाल दोहरा दो, आवाज कट रही थी। सर क्या जिस कवि ने आदिकाल को कम कर दिया है यानी कि ज्यादा ब्रॉड टाइम पीरियड नहीं रहा है, तो कह सकते हैं कि उस कवि ने इतिहास को सही से जाना नहीं है या सही से पढ़ा नहीं उसके बारे में? देखिए ये जो बात है श्वेता ने कहा, बाकी स्क्रीन वाले भी सुन ले। श्वेता का ये कहना था, सुन रहे थे बाकी लोग क्या इसको? जी सर। श्वेता ने ये कहा कि जिस इतिहासकार ने, साहित्य इतिहासकार ने समय को घटा दिया है यानी कि आदिकाल की अवधि कम कर दी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसको इतिहास की सही समझ नहीं थी या उनकी अवधि जो है प्रमाणिक नहीं है, कुछ ऐसा ही? क्यों श्वेता? यस। हाँ, तो देखिए इसमें 2-3 चीजें काम करेंगी। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इतिहासकार गलत है। हर इतिहासकार या हर साहित्य का इतिहास लिखने वाला इतिहास को जहां से शुरू करता है उससे पहले अपनी बात लिखता है और वो बताता है ना, वो कारण बताता है कि मैंने यहां से क्यों शुरू किया। बताएगा या नहीं बताएगा? अगर नहीं बताया है उसने नहीं बताया है, अपने को स्पष्ट नहीं किया है, कोई तार्किक उत्तर नहीं दिया है, तब तो भाई घालमेल है, ये मान लीजिए। लेकिन अगर वो तर्क के साथ बताने की कोशिश कर रहा है, भले ही आप उसको एक्सेप्ट करें या न करें, तो वो अपने तय ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत घालमेल किया। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसको कितना अपना पाते हैं या नहीं अपना पाते हैं, हम कितना उसके साथ चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। ठीक है,
हो गया श्वेता? ये नहीं कि 6 से शुरू किया है तो उसने भी प्रमाण दिया है कि हमने यहाँ से क्यों शुरू किया है, और जिसने 700 से किया है उसने भी प्रमाण दिया है कि हमने क्यों शुरू, तो हम इस शताब्दी को श्वेता आवाज कट रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। मतलब साफ आवाज नहीं आ रही, लेकिन शुरू में मैंने जितना सुना श्वेता का कहना ये था कि एक कवि जो है 7वीं शताब्दी से या 700 से शुरू कर रहा है और दूसरा किसी और समय से शुरू कर रहा है, और दोनों ने अपने अपने प्रमाण दिए हैं, तो हम किसके साथ जाए, ऐसा ही कुछ ना? यस सर। और क्या फिर हम बाद में जिसने लेट टाइमिंग ली है उसको हम गलत नहीं ठहराएंगे? उसको ऐसा तो कह सकते हैं ना कि आपने सही से पढ़ा नहीं, क्योंकि जो पहले से शुरू कर रहा है उसने भी साक्ष्य दिए हैं और तथ्य दिए हैं। देखो श्वेता क्या है कि श्वेता ने ये कहा कि भाई, उसने कहा कि हाँ ठीक यही कि किसी ने पहले तय किया है, किसी ने बाद में तय किया है, तो हम किसके साथ जाएंगे, और बाद वाले ने जो काम करके दिखाया है उसको गलत ठहराएंगे, या कि जो शुरू वाले ने साक्ष्य के साथ किया है उसको गलत ठहराएंगे, किसको मानेंगे? देखिए, एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जिस इतिहास को पढ़ रहे हैं ये घटनाओं का इतिहास नहीं है, ठीक है? इसलिए इसकी ऐसी डेडलाइन नहीं होगी जो बिल्कुल परफेक्ट होगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि साहित्य का इतिहास जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे अधिक प्रमाणिक होता जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि रिसोर्सेस मिलते जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब किताबें लिख रहे थे तो उनको जितनी किताबें मिली थी लिखने के लिए, जब वो बैठे रहे होंगे, आज जब हम जिस समय में खड़े हैं हजारों हजार पीएचडी पर काम हो गए हैं, पीएचडी की थीसिस लिखी गई है, दुनिया भर में बहुत सारी नई चीजें भी मिली हैं हमारे पुराने समय की, पहले की। तो जो नया लिखने वाला होगा वो उसको अपडेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी तीसरी चीज ये कि क्या वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ज्यादा अच्छा इतिहास लिख पाएगा? अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका समकालीन बोध और उसका इतिहास बोध कितना अच्छा है, और क्या वो उसकी आलोचना कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मजेदार बात यह है श्वेता, या आप लोग ये जान जाइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए आपको ये लगेगा कि आप इतना फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, और जहां पर केवल कवियों का ब्यौरा नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी कृति या उसकी रचना के मर्म को भी या उसके अंतर्वस्तु को भी समझ रहे हैं, और आपको लगेगा कि ये आदमी नई शब्दावलियां, नए तरह का विश्लेषण, हर कवि के लिए नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई पंक्ति कहता है, तो ये लगता है कि भाई इस आदमी का समसामयिक बोध, अपने समय का बोध, या इसका इतिहास बोध, और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य शुक्ल की जो आलोचनात्मक चेतना है, जो उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता है, वो अद्भुत है। वो इतनी अद्भुत है कि आज भी हिंदी साहित्य का हर एक विद्यार्थी ये मानने को तैयार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विश्लेषण करके छोड़ दिया था 1940 के आसपास, उनके बाद की पीढ़ी वालों ने कम से कम उन चीजों पर बहुत कुछ नया नहीं जोड़ा, बहुत कुछ नया नहीं जोड़ा, और न ही उस तरह के शब्द गढ़े, और न ही किसी कवि के लिए उससे नई बात जो है कोई जा करके कहने की कोशिश की या कही, बहुत कम है, अपवाद में कुछ लोग होंगे। तो इसी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अभी भी हमारे लिए बहुत प्रमाणिक, बहुत विश्वसनीय जान पड़ता है, जबकि बाकी का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद 2-4 लोगों ने बहसें शुरू की, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ हद तक प्रमाणिक माना गया, क्योंकि उन्होंने भी अपने विश्लेषण क्षमता से और अपने पांडित्य परंपरा से चीजों को देखने की कोशिश की। उसके बाद लंबे समय तक कोई उस तरह का जो है इतिहास की कोई वैसी पुस्तक नहीं आई। बातचीत आई, नामकरण कर देना ये अलग बात है, काल विभाजन कर देना ये अलग बात है, लेकिन केवल नामकरण कर देने से, काल विभाजन करने से कोई साहित्य इतिहासकार नहीं हो जाता। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि साहित्य इतिहासकार बेहतर वो होगा जो सबसे अच्छे ढंग से आलोचनात्मक विश्लेषण करेगा, कवि की नब्ज टटोलेगा, उसकी कृतियों का विश्लेषण करेगा, अपने समय के पाठक को बताएगा कि तुम्हारे अतीत का कवि इस तरह का था, या वो कैसे आज भी तुम्हारे समय तक अपना हस्तक्षेप करता है, इस तरह का था। तो ये वो करेगा, ये वो दिखाएगा,
और ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज की तारीख तक लोकप्रिय मतलब चर्चित अगर साहित्य इतिहास की किताबों की बात करें, जैसे आप तो विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम जानते हैं, हमसे सुने होंगे, शुक्ल जी का नाम जानते होंगे, आप नगेंद्र की संपादित किताब का नाम जानते होंगे, आप बच्चन सिंह का नाम मुझसे सुन लिए होंगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम सुन लिए होंगे, ऐसे ही 5, 7, 8 का नाम सुने होंगे। कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास की किताबें लिखी हैं, लेकिन वो लिखी है और लिखी रह गई। उसमें से दर्जन भर किताबें कुछ हद तक प्रसिद्ध हुई, लेकिन अधिक नहीं हुई। ज्यादातर आचार्य शुक्ल की किताब ही चली, या फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब को उसको एक साथ जोड़कर पढ़ने के लिए लोग देखने की कोशिश करते हैं। और नहीं तो 1986 में इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी किताब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रकाशित हुआ, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगली कड़ी के रूप में देखा जाता है, जिसमें संवेदनात्मक धरातल पर चीजों का विश्लेषण किया गया है। तो वो किताब बहुत लोकप्रिय और हुई और अभी भी पढ़ी जाती है। बाकी आपको कोई किताब उस तरह से बहुत अपील भी नहीं करेगी या दिखाई भी नहीं पड़ेगी। तो इससे भी समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर घालमेल करेगा इतिहासकार, अगर इतिहासकार अपने समय को नहीं समझेगा, उसके अंदर अगर आलोचनात्मक क्षमता नहीं हो गई, वो कुछ नया जोड़ नहीं पाएगा, तो क्या है, जो पाठक है, इतिहास का पाठक, साहित्य इतिहास का पाठक या आप जैसे विद्यार्थी हैं, वो क्या है, कुछ समय के बाद जब उनकी समझ डेवलप होगी तो वो उस किताब को किनारे में रख देंगे, वो आउटडेटेड हो जाएगी या हो गई होगी। और जो प्रोग्रेसिव होगी, जिसमें अच्छा एनालिसिस होगा, जो आपके सवालों का जवाब ठीक से दे पाएगी या आपको समझा पाएगी, वो आपके साथ दूर तक चलती चली जाए। अब पूछिए क्या पूछना है। अब बस केवल सवाल लूंगा 2-4, और ज्यादा कुछ नहीं। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि आदर्श चुप रहिए, आदर्श चुप रहिए। मैं फिर से कह दे रहा हूं, जो लोग भी बोल रहा है वो बता दे कि उसका नाम क्या है और किस स्क्रीन से बोल रहा है। नहीं, पहले हम तीसरी स्क्रीन का सुनेंगे। तीसरी स्क्रीन से कौन बोल रही हैं? त्रिशा बोल रही हैं। कुछ त्रिशा बोलिए, मैं दोहरा दूंगा बाकी के लिए। त्रिशा, फिर आप, त्रिशा ने ये पूछा कि किसी ने चारण काल कहा, किसी ने आदि काल कहा, किसी ने कुछ और नाम दिया, तो ग्रियर्सन ने चारण काल क्यों कहा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। त्रिशा और बाकी लोग सुन ले, अभी मैं आदि काल के नामकरण पर नहीं आया हूं। अभी मैं केवल नामकरण क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे महत्वपूर्ण होता है, अभी तो हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, इस पर टकरा रहे हैं। अगली जो क्लास होगी, उस क्लास में हम ये बात आपके सामने रखेंगे कि कितने लोगों ने आदिकाल का क्या क्या नाम दिया और किसका नाम रिलेवेंट है और किसका नहीं है और किसके साथ हमको जाना चाहिए। तो इस उत्तर के लिए एक क्लास का आप धैर्य रखिए। उस क्लास में देखिए, आप अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये जान जाइए कि आपकी लगभग जिज्ञासाओं का समाधान मैं करता चलूंगा। बस थोड़ा समय रखिएगा। जब मैं पढ़ा के निकल रहा हूं तो उसके पीछे या उसके बीच का जो है वो पूछ लीजिए। अभी अगर आगे आया नहीं है तो उसके लिए धैर्य रखिए। मैं खुद ही आपको कोई मौका नहीं दूंगा। मैं खुद ही इतना विश्लेषण के साथ और दाएं बाएं सब देखते चलता हूं कि आपको स्पेस नहीं मिलेगा। इन सवालों पर अगली कक्षा का इंतजार करिए। ठीक है त्रिशा? स्क्रीन 2 से कोई बोल रहा था, रितिका बोल रही थी, कौन बोल रहा था? हाँ, स्क्रीन 2 से आकृति बोल रही थी। बोलिए आकृति। ऐसा तो नहीं है कि आदिकाल में किसी महिला ने साहित्य नहीं लिखा। आकृति का सवाल यह है, बाकी स्क्रीन वाले भी सुन ले, कि वो कहना चाहती है कि आदिकाल में क्या किसी महिला ने कोई साहित्य नहीं लिखा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, इसके लिए भी धैर्य रखिए। जब हम आदिकाल के साहित्य पर बातचीत करेंगे तो आपको बताएंगे कि कोई महिला लेखिका थी या नहीं थी। हाँ,
लेकिन जिस तरह से आप जानना चाहती हैं कि जिस तरह से आप आदिकालीन इतिहास को पढ़ती होंगी और उसमें केवल और केवल पुरुषों का या दरबारी कवियों का ही आप इतिहास पढ़ती होंगी, तो आप प्रचुरता के साथ खोजेंगी तो नहीं मिलेगा, एक दो अपवाद के रूप में ही आपको मिलेगा। जैसे कृष्ण भक्ति में आगे चल के दक्षिण में जो अंडाल मिलेगी, या आप जानते ही हैं कि भक्ति काल में जो है रामानंद के शिष्यों में जो है स्त्रियां थी वो मिलेंगी। उसी तरह से अपभ्रंशकालीन कविता में जब जाएंगे आप तो वहां जाकर के जो है कुछ स्त्रियां आपको दिखाई देंगी। और बहुत सारे रिसर्च में और भी चीजें, संत कविता में भी कुछ स्त्रियां जो है दिखाई देंगी। तो ये जब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से कवित्री थी, इसमें ये सवाल आपका आ जाएगा जब हम उस लिटरेचर पर बात करेंगे। अभी तो लिटरेचर पर हम आ ही नहीं है। तीसरे स्क्रीन से, शायद पहले स्क्रीन से आदर्श का कोई सवाल है? सर मेरा प्रश्न ये है कि सर आलोचनात्मक जो चेतना के बारे में आपने बताया, तो सर आलोचनात्मक चेतना का पैमाना क्या है? अगर सर समाज को, अगर रचना और समाज को अगर छोड़ दें तो क्या सर बस यही एक दो चीज है जिसके आधार पर किसी भी रचना की आलोचनात्मक चेतना गढ़ी जाती है? आदर्श का सवाल है कि आलोचनात्मक चेतना की आप बात कर रहे हैं, तो आलोचनात्मक चेतना का पैमाना क्या होगा? आदर्श, सीधी सी बात है, मैंने बार बार दोहराया, आप ध्यान दीजिए कि आलोचनात्मक चेतना का पैमाना ये है कि कोई इतिहासकार जो है कितने अच्छे ढंग से साहित्य और समाज के बीच के रिश्तों को दिखा पा रहा है। वो जितनी सूक्ष्मता के साथ, जितने बेहतर ढंग से साहित्य और समाज के रिश्ते को खोल पाएगा, उतने ही बेहतरीन तरीके से उसकी आलोचना कर पाएगा। या आलोचना करना मतलब खोलना ही हुआ। वो जितनी अच्छे ढंग से उसको खोल पाएगा, उतने ही अच्छे तरीके से वो साहित्य का इतिहास लिख पाएगा या किसी कवि पर प्रमाणिक ढंग से बात कर पाएगा। और अगर नहीं खोल पाएगा, साहित्य और समाज के रिश्ते को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कवि की कृति को भी ठीक से सामने नहीं रख पाएगा। इसीलिए इस पर बात हो रही है। पैमाना कुछ नहीं है, पैमाना यही है कि समाज और साहित्य के रिश्ते को वो कितने अच्छी तरीके से समझता है। ये अलग बात है कि उस रिश्ते को खोलने के लिए वो राजनीतिक जो है परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक का, धार्मिक का, सांप्रदायिक का, किसका सहारा लेता है ये छोड़ दीजिए, लेकिन उसको खोलना पड़ेगा, इस रिश्ते को साफ करना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि भाई अगर तुलसी बड़े कवि हैं तो क्यों है, सूर बड़े कवि हैं तो क्यों है, जयसी बड़े कवि हैं तो क्यों है, क्यों, उसकी कविता क्या करती है, क्या उसका मूल्य है, वो किस तरह से अपना प्रसार करती है। बगैर ये बताए, जीवन और समाज से साहित्यकार का रिश्ता तय किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या आप उसको महत्वपूर्ण नहीं मान सकते अपने इतिहास में। ठीक है, एक मिनट, दूसरे ही स्क्रीन से शरद का कोई सवाल था। दूसरे स्क्रीन से शरद, बोले ना, नाम और स्क्रीन बताइए। तीसरे स्क्रीन से काजल, बोलिए। काजल कह रही है कि मैंने डॉक्टर नगेंद्र की किताब ले रखी है और पढ़ने में टफ हो रही है। देखिए ऐसा नहीं है, नगेंद्र की किताब तो उतनी टफ नहीं लगनी चाहिए। शुक्ल की किताब के बारे में आप कहते तो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते। अगर टफ लग रही है तो आप विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पहले पढ़े तो शायद आसानी होगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे जैसे आप मेरी कक्षाएं करते चले जाएंगे, जैसे जिन हिस्सों को मैं पढ़ा रहा हूं या जिन पर बात करूंगा, वैसे वैसे जब आप इतिहास का पन्ना पलटते जाएंगे, पहले पढ़ के आएंगे और फिर क्लास के बाद जाकर के पढ़ेंगे, तो आपकी ये समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है ना, अभी नई चीज है तो थोड़ा सा आपका ये होगा। दूसरे स्क्रीन से आदर्श ने फिर हाथ उठाया। एक बार में एक ही सवाल पूछे, मैं अभी बंद करूंगा क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट भी जाना है। सर ये कहना है कि, सर एक मिनट विकास, सर ये कहना है कि आपने कहा कि आचार्य शुक्ल के बाद उनकी जो आलोचना लिखी हुई थी उसमें कुछ नया नहीं जुड़ा, तो सर क्या ऐसा कह सकते हैं कुछ कि नया नहीं? देखिए तथ्यों को मोड़िए मत आदर्श, बिल्कुल। मैंने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़ करके आप देखेंगे कि जितना वो दे के गए थे
उसमें बहुत कुछ नया नहीं जुड़ा। यस सर, कुछ मेरा नया कहने नहीं, का तात्पर्य नहीं वही नहीं, है। कुछ नया नहीं और बहुत कुछ नया नहीं, इन दोनों में फर्क है। जब मैं यस ये सर, कह यस दूं सर, कि कुछ नहीं नया नहीं जुड़ा, इसका मतलब मैं सबको खारिज कर रहा हूं। और यस बहुत कुछ नया नहीं जुड़ा यानी कि कुछ जुड़ा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट या उस तरह का नहीं था जितना शुक्ल का। इसलिए इतिहास है ये, यहाँ यस सर। तथ्यों को मरोड़े नहीं। सर तो हम ऐसा कह सकते, एक मिनट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल के बाद किसी में वैसी आलोचनात्मक चेतना या तो डेवलप नहीं हुई, या आचार्य शुक्ल के इतिहास को हमने इस गहराई से स्वीकार कर लिया कि हम लोगों ने फिर से वैसी आलोचनात्मक चेतना डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं समझी? सही बात है, दोनों बात है। आदर्श ने ये कहा कि हमने आचार्य शुक्ल के बाद किसी के अंदर ये आलोचनात्मक चेतना डेवलप नहीं हुई, या आचार्य शुक्ल को इस तरह से हम लोगों ने ग्रहण कर लिया कि फिर दूसरी तरफ हम सोच ही नहीं पाए। ये दोनों बात सही है, इन दोनों बात से सहमत हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने डेवलप किया। विवेक रुको ना यार, जवाब दे रहे हैं तो बीच बीच में क्या क्या सर कर रहे हो? एक जवाब तो दे ले लो ना। एक दिया नहीं तब तक दूसरा सर 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 चिल्ला रहे हो यार। नर्सरी के बच्चे हो, मैं क्या भागा जा रहा हूं? कायदे से तो मुझे 12:35 में ही क्लास बंद कर देनी चाहिए। ये सारा उपक्रम तो आप ही लोगों के लिए है, तो थोड़ा धैर्य रखिए ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो आलोचनात्मक कुछ किया रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी किया, पर रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी पढ़ते हुए आपको लगेगा कि उन्होंने शुक्ल जी को एक्सटेंड ही किया, एक तरह से उनके ही सूत्रों को खोलने की कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि शुक्ल जी का प्रभाव इस तरह पड़ा कि वो आगे चल करके अभी भी शुक्ल जी के प्रभाव से मुक्त होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अब इसका कारण भी है। शुक्ल जी का जो इतिहास है, उसकी जो तैयारी है और उसके लिखने का जो एक तरह से उन्होंने जो कह सकते हैं कि जो उसमें तथ्य जो जोड़े या जो बनाए, वो आज के दौर में हम नहीं कर पाते हैं, उस तरह की तैयारी नहीं कर पाते। आपको मालूम होगा कि पिछले 60 सालों से हिंदी आलोचना पर राज करने वाले नामवर जी, जिनका कल जन्मदिन था, नामवर जी ने छिटपुट ढंग की किताबें लिखी, लेकिन नामवर जी जैसी शख्सियत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से उन्होंने भी तौबा कर लिया, अपने हाथ नहीं उठाए। आप समझिए ना कि इतिहास की और साहित्य इतिहास की किताब लिखना इतनी आसान बात नहीं है। आप समझिए कि कहाँ आप सीधे सीधे आज से 2000 वर्ष पहले जाते हैं, 1500 वर्ष पहले जा रहे हैं, और वहां से आपको अंतः प्रवृत्तियों की परख करते हुए अपने वर्तमान तक आना है। कितने बैलेंस की जरूरत है, कितनी तैयारी की जरूरत है। और अगर ये तैयारी नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप उस तरह से लिख नहीं पाएंगे। तो आपके पास तो स्पेस है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई तैयारी है तो आप अभी से ढंग से सोचिए और आगे चल करके लिखिए। अच्छा है कि पूरा का पूरा जो है बाजार खाली है। खैर, अब विकास कुछ कहना चाहते थे दूसरे स्क्रीन से। विकास, क्या है सवाल? सर पहले ही स्क्रीन। सर हाँ सर, हम पूछना चाहते थे सर, आदिकाल की प्रवृत्तियों में सर ये डिंगल पिंगल भाषा क्या है सर? अभी तो आदिकाल की प्रवृत्ति पर बात नहीं किए हैं, लेकिन डिंगल पिंगल जो है राजस्थान की बोली है, ठीक है। एक श्रृंगारिक है और एक जो है वीरता प्रधान है। तो जब हम उन प्रवृत्तियों पर या राजस्थानी साहित्य पर बात करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि डिंगल और पिंगल क्या है, इसलिए धैर्य रखिए। अभी मैं केवल इतना बता दूंगा कि ये है, उससे काम नहीं चलेगा। जब लिटरेचर के साथ बताऊंगा तो स्पष्ट होगा। आस्था त्रिपाठी, आप कुछ पूछना चाहती है? बस ये अंतिम सवाल ले रहा हूं मैं, पूछिए। सर जैसा कि सर शुक्ल जी ने कहा कि जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो सर उस समय की जनता की जो चित्त वृत्ति है उसके परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो सर उस समय तो जो रचना होती थी सर, उसमें जनता की चित्त वृत्ति को अहमियत नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो राज दरबार में कवि रहते थे वो राजा के अनुसार ही रचना किया करते थे। तो सर इसका स्रोत क्या है? सर इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा, इतनी बड़ी रचना की, तो सर उसका स्रोत क्या है? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, आस्था त्रिपाठी ने बहुत अच्छा सवाल किया। इन्होंने पूछा कि शुक्ल जी कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर उन्होंने साहित्य इतिहास की रचना की। तो जो आदिकाल में जो वो दरबारी हुआ करते थे, जो कवि होते थे और आश्रयदाताओं के उसमें रहते थे, तो उनको जनता की कितनी समझ थी या जनता की चित्तवृत्तियों को उन्होंने कितना शामिल किया होगा अपने साहित्य में, तो कैसे उन्होंने ये काम किया होगा, यही पूछ रही हो ना आस्था? जी सर, इसका स्रोत क्या है सर? स्रोत क्या है? जी देखिए, सर। स्रोत का स्पष्टीकरण तो शुक्ल जी भी करते हैं, बाकी इतिहासकार भी करते हैं। देखिए,
जनता की चित्तवृत्ति नहीं मिलती तभी तो। आप जनता की चित्तवृत्ति का मतलब ये है कि जो वीर गाथा काल जिसको हम कहते हैं, कह के वो निकल जाते हैं, उसकी केंद्रीय चित्तवृत्ति क्या बताते हैं? वो वीरता बताते हैं। और वीरता बताते हैं तो न केवल राजा, राजा के साथ उसकी पूरी प्रजा, केवल राजा ही प्रभावित थोड़ी होता है, प्रजा सैनिक वो भी प्रभावित होती है। तो जनता की चित्तवृत्ति का क्या कवि जो होता है। अच्छा, ये भी एक चीज ध्यान रखिए, जब ये बात कह रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं है, आप इतिहास की किताब उठा के देखिए, सारे वैसे कवि नहीं है जो राजा के यहाँ है। ज्यादातर इतिहासकार क्या करते हैं कि राजा के बाहर के कवियों को उठाते हैं या उनको अपने यहाँ महत्व देते हैं और उनके आधार पर कविता का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसको आप साहित्य इतिहास की किताब पढ़िए तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। बल्कि जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो राज दरबार से नहीं आएंगे, महत्वपूर्ण कवि जनमानस के बीच से आएंगे। अब कभी कभी किसी किसी काल में ये नहीं घटेगा भाई, जो लिटरेचर आपके पास अवेलेबल होगा, जो साहित्य अवेलेबल होगा, यानी कि जो ओरछा नरेश के यहाँ मिलेगा, जो और राज दरबारों में कहीं कहीं मिलेगा, या जो मठों में मिला था साहित्य, या जैन मंदिरों में जो साहित्य मिला था उस जमाने का आदिकाल का, उन्हीं रिसोर्सेस के आधार पर जो है इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, या उन्हीं रिसोर्सेस के आधार पर जनता की चित्तवृत्ति को समझने की कोशिश की गई है। जब जैन साहित्य आप पढ़िएगा आदिकाल में, जब बौद्ध साहित्य पढ़िएगा, और जब आप नाथ साहित्य पढ़िएगा, और उसके बाद जब अमीर खुसरो इत्यादि को पढ़िएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि जनता की चित्तवृत्ति जो है वास्तव में है क्या। ये चित्तवृत्ति जरूरी नहीं है कि केवल और केवल राजा की है, जनमानस की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग मेरे साथ बने रहे और आपने इतनी सारी बातचीत करके मुझे समृद्ध किया। अगली कक्षा में मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को लेकर के कि आदिकाल के कितने नाम हैं और इन नामों को किसने दिया है, और इन नामों को देने का तर्क क्या है, और किसका नाम प्रमाणिक हुआ या किसका नाम प्रचलित हुआ, किसका नाम प्रमाणिक होने के बावजूद नहीं चल पाया। होता है ना, कुछ सिक्के खरे होते हैं लेकिन नहीं चल पाते, और कभी कभी बाजार में इतनी तेजी होती है कि खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।